हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मुसलमानों को और दलितों को ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज डरा रही हैं। ये समाजवादी, ये बीएसपी, ये कांग्रेस जाके कह रही है कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी तुम्हें खा जाएगी, जबकि बीजेपी जो करना था वो कर रही है। दलित और मुसलमान ये ज़्यादातर जो हैं वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की एक तरह से दरी बिछाने का काम करवाते हैं वो लोग। यही दिल्ली सरकार होगी, आप देखना, मेरी बात नोट कर लीजिए अपने इंटरव्यू में, रिकॉर्ड रखिएगा इसको संभाल के, कि एक दिन जरूर आएगा कि गरीब मुस्लिम और दलित इलाकों में 250 स्कूल गरीबों के लिए प्राइमरी लेवल तक के जरूर बनेंगे। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये सबके सामने अब परत दर परत तस्वीरें आ रही हैं। पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वो निगाहें इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर कामयाबी नहीं मिली। वोट कुछ हद तक लेने की कोशिश की और इस बार इस कोशिश को और दमखम से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन में दिखाने वाली है। और यूं कहें कि पूरी ताकत जो है दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में झोंक दी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जिसका पूरा श्रेय जो जाता है वो कलीमुल हफीज साहब को जाता है, जो कि दिल्ली AIMIM के प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं। और एक बात यहाँ ये बन जाती है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। कलीमुल हफीज साहब, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। क्या इस बार दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में पूरी तरीके से AIMIM नज़र आने वाली है? आपका शानदार शेर, मैं समझता हूँ शेर का जवाब भी शेर से मिलना चाहिए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो अब इंशाअल्लाह तैर के दरिया पार होगा। तैयारियां पूरी हैं, दिल्ली फतेह होगी। और जो दबा कुचला वर्ग है, ख़ास तौर से मुसलमान और दलित, उनकी उम्मीद, उनका विकल्प और उनकी रहनुमाई करने के लिए मजलिस जीत कर आएगी। और उनके जो मसाइल जो पिछले 70-75 साल से जो हल नहीं हुए, इंशाअल्लाह वो अब हल होना शुरू होंगे। हल होना जो है उनके मसाइल शुरू होंगे, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं, मुस्लिम बस्तियां कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर में ढकेल दी गई हैं। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि मुस्लिम वोट उनकी जागीर है, कांग्रेस को यही लगता है कि मुस्लिम वोट जो है उन्हीं की जागीर है। अब AIMIM ने पूरी दमखम लगा दी है, तो ये सोशल मीडिया पर हवाएं तेज़ हो गई कि आ गए साहब वोट काटने। ये माजरा क्या है? क्यों आखिरकार जहां भी AIMIM जा रही है तो वोट काटने का आरोप सीधे सीधे लगा दिया जाता है? मैंने इसीलिए वो शेर पढ़ा कि ये जो मल्लाहों के चक्कर, ये जो बैसाखी हमने बना रखी थी, ख़ास तौर से नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ के पे जो एतमाद था कौम को और भरोसा था, और जो इन्होंने धोखा दिया है, अब इन बैसाखियों को तोड़ने का वक्त आ गया है और ख़ुद अपने मसाइल खुद हल करने का वक्त है। राहत इंदौरी साहब ने बड़ा अच्छा कहा है इसमें, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। नदीम अकरम साहब, हमारे पाँव का कांटा इंशाअल्लाह हमसे निकलेगा। हमने अपने जो हाशिए पे गए हुए वर्ग हैं, दलित और मुसलमानों को एकजुट करने की पूरी कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में वो हमें मदद देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे कैंडिडेट्स को जिता के ऐवानों में पहुंचाएंगे। तब ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ जिनको फ्री में वोट मिलता था हमारा, और वोट लेने के बाद बजाय हमारे मसाइल हल करने के वो हमारा शोषण करती थी, इस्तेसाल करती थी, हमें डरा के रखती थी। अगर आप इस वक्त चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश को भी देख लें तो वहाँ देखेंगे आप
कि बीजेपी से ज़्यादा मुसलमानों को और दलितों को ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज डरा रही हैं। ये समाजवादी, ये बीएसपी, ये कांग्रेस जाके कह रही है कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी तुम्हें खा जाएगी, जबकि बीजेपी जो करना था वो कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी काबिज है, वो सेंटर में भी काबिज है। इसी तरीके से दिल्ली की तीनों एमसीडीज में काबिज है, दिल्ली की 7 लोकसभा उसके पास है। तो बताइए हम किसका वोट काटेंगे? वो तो ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे। आप आ जाइए, अरविंद केजरीवाल जो विधानसभा में है, वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। आप देखा होगा, सुनते होंगे आप, तो वो भी ऑफशूट है बीजेपी की। तो तीनों जगह पे बीजेपी मौजूद है, जबकि मुसलमान ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। मुसलमान हमेशा वोट दिया उसने कांग्रेस को, या पिछली मर्तबा 3 मर्तबा से आम आदमी पार्टी को। तो एक तरह से उसने तो बीजेपी को ही जिताया है। तो अब इस मर्तबा मुसलमान और दलित ये चाहता है कि वो अपनी क़यादत खुद डेवलप करे, अपने मसाइल को लेके अपने बीच में से अपना कायद ऐवानों में भेजे और अपने मसाइल का हल अपने लोगों से करवाए। और उसकी आप 2-3 बानगी देख चुके होंगे। जब इन्होंने इमामों की तनख्वाह नहीं दी थी दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, तो हमारे कहने के बाद 2 महीने की तनख्वाह रिलीज़ की। हमने जब मुद्दा उठाया तो डॉक्टर अनस का जो 1 करोड़ का चेक नहीं दे रहे थे, ये जल्दी पहुंचा के आए। जब हमने तीसरा मुद्दा, अभी इन्होंने जो लाल किले का मुशायरा कैंसिल कर दिया था, जब हमने मुद्दा उठाया तो डर की वजह से आज वो मुशायरा हो रहा है 31 तारीख को। तो ये तो तब है जब अभी हमारा कोई एक भी नुमाइंदा जीता हुआ नहीं है, किसी ऐवान में हमारा नुमाइंदा नहीं है। अभी सिर्फ हमारा कैडर है, हमारा संगठन है और हमारा एक सिस्टम है। जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले वक्त में हम ये जो 2 वर्ग, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, चूँकि ये दोनों वर्गों को कांग्रेस ने पहले लूटा, बेवकूफ़ बनाया, अब आम आदमी पार्टी बना रही है और बीजेपी तो बनाती है। बीजेपी के तो इनके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। तो तीनों पार्टियों ने इनका इस्तेसाल किया है। और दिल्ली जैसे कैपिटल शहर में अगर इन दोनों वर्गों की कॉलोनी में चले जाओगे आप, तो आपको शर्म आ जाएगी। आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये दिल्ली जैसे एक कैपिटल सिटी है। ऐसा लगेगा जैसे कहीं कोई दूर दराज के बहुत ही नेपाल या म्यांमार जैसे गरीब देश में आप आ गए हैं, और वो दिल्ली का हिस्सा है। क्योंकि ये दोहरी नीति है। कांग्रेस ने भी ये काम किया कि सारा काम पॉश इलाकों में किया, अनथराइज इलाकों में कुछ नहीं किया। नालों के किनारे झुग्गियों पड़ी पहले, फिर झुग्गियों से बस्तियां बन गई, वो सब गरीब, उसमें ज़्यादातर मुसलमान और दलित हैं। तो जाहिर है कि मजलिस उनकी एक उम्मीद बनकर आई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दिल्ली में सियासी फ़ज़ा हमवार रहेगी और मजलिस अपनी जीत का परचम लहराएगी। मजलिस अपनी जीत का परचम लहराएगी। जैसे ही दिल्ली में बागडोर जो है आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी असद साहब ने दी, तो एक खलबली जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों में मची, क्योंकि किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए कैडर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तमाम कैडर्स को एकजुट में पिरोना, एक माला की तरह पिरो करके आपने ऐसा दमखम दिखा दिया है मजलिस का जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। देखिए, मैं एक मिशनरी आदमी हूँ। मैं अपनी मकसद के लिए जीता हूँ। मैं जब मजलिस में आया था, उससे पहले 3 साल पहले से मैं लिखता चला आ रहा हूँ कि मिल्लत को अपनी सियासी क़यादत खड़ी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जब मुझे मौका दिया और मजलिस जैसी एक बहुत बड़ी पार्टी का मुझे एक दिल्ली सूबे का सदर बनाया, तो मैंने सबसे पहले ये काम किया कि अपने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया। चाहे वो IT डिपार्टमेंट था, सोशल एंड कल्चर डिपार्टमेंट था, और सारे विंग्स थी। उनके बाद मैंने सबको टारगेट दिया कि हमें दिल्ली में 5000 कैडर चाहिए। 5000 कैडर, जाहिर बात है 50 जो वार्ड हैं उसमें अगर 100 कैडर एक वार्ड में हैं तो 5000 कैडर हमारा हो जाएगा। इस वक्त 40 वार्डों में हमारे ऑफिसेस खुले हुए हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा कैडर ज़मीन पर है। 4 से 5000 कैडर हमारा मौजूद है। तो ये जो कैडर बनाया, इसमें जाहिर बात है परेशानी बहुत आई, और वो एक लामौला है, क्योंकि सब लोग सियासी पार्टियां अपना अपना दमखम लगाती हैं, सबके अपने कैडर मौजूद हैं। अच्छा, हमारा जो दोनों वर्ग हैं, दलित और मुसलमान, ये ज़्यादातर जो हैं वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की एक तरह से दरी बिछाने का काम करवाते हैं वो लोग। तो
अब उनको जब यहाँ सम्मान मिल रहा है, उनको ये लग रहा है कि हम खुद नेता बन रहे हैं, तो वो डबल मेहनत से, डबल जोश से और एक मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो काम नज़र भी आ रहा है। अगर आपने हमारा मुस्तफ़ाबाद का रोड शो देखा हो या ऐवान गालिब का हमारा प्रोग्राम देखा हो, तो वो एक वानगी थी। और मैं समझता हूँ कि हालात अच्छे और आइंदा आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर है। आने वाला वक्त बेहतर है, क्योंकि दिल्ली की अगर समस्याओं की बात की जाए तो दिल्ली में समस्याएं बहुत हैं। क्योंकि मुस्लिम बस्तियों में जिस तरीके से शराब के ठेके खोले गए, और फिर हमने देखा कि दिल्ली की मुस्लिम दलित बस्तियों में गंदगी का पूरा ढेर है, या यूं कहें कि मुस्लिम बस्तियां ही गंदगी के ढेर में बसा दी गई हैं जानबूझ करके। AIMIM अगर जीत करके परचम लहराती है अपना, तो सबसे पहले कर्तव्य क्या रहेगा? देखिए, AIMIM के पास 63 साल का एक्सपीरियंस है हैदराबाद को सर्व करने का। तो मेट्रो सिटी में तो एक तरह से हम एक्सपर्ट हैं उसको सर्व करने के लिए, तो हमारे पास फर्स्ट हैंड तो एक्सपीरियंस है। सेकंड, हमने इश्यूज़ को अभी से नोट डाउन कर लिया है कि MCD के ताल्लुक़ से हमें सैनिटेशन पे काम करना है, प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना है, प्राइमरी हेल्थ पे काम करना है। वहाँ का जो MCD के पास जितनी भी सर्विसेज हैं, ख़ास तौर से जो सरकारी जो सर्विसेज हैं, लाइसेंसिंग है या कुछ और है, उन सब को हमने सिस्टमाइज़ करना है। और बाकायदा हम अभी अपने कैडेट की ट्रेनिंग देते हैं, और हम हमारे जो लोग जितने कारपोरेटर जीतेंगे उनकी हमने ट्रेनिंग सेशन बनाई हुई के रखेंगे, और उनको हम ट्रेन कर करके और एक तरह से जवाबदेह बनाएंगे। क्योंकि कोई भी शख्स तभी अच्छा काम कर पाता है जब उससे कोई उसको मॉनिटर करता है, कहीं कोई एहतसाब होता है उसका। तो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग का पूरा प्रॉपर इंतज़ाम हैदराबाद में भी है ये, और हैदराबाद के अलावा दिल्ली में हमने खुद अपना बना लिया है कि जो भी हमारा कारपोरेटर जीतेगा उसकी अखलाकियात, उसकी रोज़मर्रा की कारकर्दगी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी छवि, पार्टी की आइडियोलॉजी, और इन सब से ऊपर जो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है वो है अपनी कौम का सियासी तौर पर, समाजी तौर पर स्टेटस को अप करना, उनमें वो एतमाद पैदा करना कि वो इस मुल्क के इज़्ज़तदार शहरी होने के साथ साथ वो ज़िम्मेदार शहरी भी हैं, और इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को हिफाजत रखने में, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में वो भी किसी से पीछे नहीं है। तो इस तरह का जो माहौल है, जाहिर है ये पब्लिक नुमाइंदगी पैदा करते हैं, और वही ऐवानों में जाके बात करते हैं, वही इलाकों में जाके बात करते हैं, और वही फ़ज़ा को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये हमारी मजलिस का अभी से ये ऐलान है या पैगाम है या मैसेज है कि जो भी हमारा काउंसलर जीतेगा इंशाअल्लाह वो इन सब पैरामीटर्स पर काम करेगा, और नहीं करेगा तो मजलिस के जो जिम्मेदार हैं वो उसको मजबूर करेंगे करने के लिए। मजलिस के जिम्मेवार जो हैं मजबूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 8 महीने पहले दिल्ली MCD इलेक्शन के उपचुनाव हुए, तब कांग्रेस ने भी दमखम दिखाया, एक सीट जीतने में कामयाब रहे, और दावा किया कि मुस्लिम इलाके में एक लाइब्रेरी खोली जाएगी, और लाइब्रेरी का उद्घाटन भी कर दिया गया। AIMIM ने जोर दिया शिक्षा पर मुस्लिम बस्तियों को लेकर के, तो कांग्रेस हरकत में आ गई। और कितनी ऐसी हरकतें हैं जो विरोधी पार्टियों से AIMIM करवाने का दमखम रखती है। देखिए, आपको मैं एक वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसकी मैं बात तो बार बार करता हूं, लेकिन अभी तक मैंने वो वीडियो रिलीज़ नहीं की है जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया साहब खुद अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। वो काम क्या है? जिस तरह से मजलिस ने तेलंगाना हुकूमत के थ्रू हैदराबाद और हैदराबाद के अतराफ़ जो गरीब इलाके, नतराइज इलाके हैं, वहाँ पे गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए 250 स्कूल शुरू कराए हैं, और वहाँ पे रहना, खाना, पीना सब फ्री है। उसी तर्ज पर हमने इनको से ये कहा था, शिक्षा मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी, कि आप दिल्ली में आप रहना, खाना, पीना मत फ्री करिए, सिर्फ पढ़ना ही फ्री कर दीजिए प्राइमरी लेवल का। जिस तरह से वहाँ परेशानी आई थी कि सरकारी ज़मीन नहीं है, इसी तरीके से दिल्ली में भी परेशानी है कि नतराइज इलाकों में सरकारी ज़मीनें नहीं हैं। तो आप किराए की बिल्डिंग लेके 250 स्कूल बनाइए, और 250 स्कूल का पूरा हमने खाका दिया था कि 40 लाख मुसलमान रहता है दिल्ली में, उसमें 20 लाख मुसलमान तो ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ पर स्कूल हैं या अस्पताल हैं या वहाँ अतराइज एरिया है, लेकिन 20 लाख मुसलमान ऐसी जगह रहता है जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है उनके पास। तो कम से
कम उनको प्राइमरी एजुकेशन उनके डोर स्टेप पे दे दीजिए। क्योंकि दिल्ली में अगर कोई सबसे ज़्यादा महंगी कोई एजुकेशन है तो प्राइमरी एजुकेशन है। नर्सरी में एडमिशन नहीं होता बच्चे का, बड़े स्कूल बड़े क्लासेस में हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर वो जो अभी गली मोहल्ले के जो स्कूल चलते हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड हैं, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है और क्वालिटी बहुत पुअर है, तो हम ये चाहते हैं कि तो अगर दिल्ली सरकार उसको ऑन कर लेगी, किराए की बिल्डिंग में ही लेके चला लेगी, तो उन गरीब लोगों को डोर स्टेप पे प्राइमरी एजुकेशन मिल जाएगी। तो ये तो वो प्रोजेक्ट है जो ऑन हो चुका है, जो मेरा ही ब्रेन चाइल्ड है, मुझे ही जिम्मेदारी मिली और मैंने ही किया। और आज मैं इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूँगा कोशिश करता रहूँगा, जब तक मैं उसे करा नहीं लाऊंगा जब तक मैं बैठूंगा भी नहीं। यही दिल्ली सरकार होगी। आप देखना, मेरी बात नोट कर लीजिए अपने इंटरव्यू में, रिकॉर्ड रखिएगा इसको संभाल के, कि एक दिन ज़रूर आएगा कि गरीब मुस्लिम और दलित इलाकों में 250 स्कूल गरीबों के लिए प्राइमरी लेवल तक के ज़रूर बनेंगे। और वो होगा हमारा मजलिस का असल काम। उसके अलावा जो काम है, लाइब्रेरी या छोटे मोटे क्लिनिक खोलना या टेस्टिंग सेंटर खोलना, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। हम बुनियादी चीज़ों पे जाएंगे। बुनियाद में 2 ही चीज़ें हैं, सबसे पहली एजुकेशन, दूसरे नंबर पे हेल्थ। हेल्थ में हमें हर हालत में नंबर ऑफ़ पॉलीक्लिनिक्स, नंबर ऑफ़ क्लिनिक्स उन अनथराइज इलाकों में बढ़ानी होंगी, चूँकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गुर्बत की वजह से भी बीमारी ज़्यादा है, गंदगी की वजह से भी बीमारी ज़्यादा है। तो एजुकेशन के साथ हेल्थ और उसके साथ वहाँ का अपकीपिंग, साफ़ सफाई, सैनिटेशन। वहाँ नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं, कोई उनको कवर करने को तैयार नहीं है। अगर सीवर लाइन डाल दी गई तो सीवर लाइन चौक है। इसी तरीके से जिन एरिया में इतनी गंदगी है वहाँ पे अगर 100 सफाई कर्मचारी चाहिए, या यूँ कहें कि दिल्ली के पॉश एरिया में जितने एरिए को सर्व करने के लिए अगर 10 कर्मचारी हैं तो उन मुस्लिम और दलित बस्तियों में 1 कर्मचारी भी नहीं होंगे। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो दोहरा रवैया है, इसको हमें ठीक करना है। हम तो नहीं कहेंगे कि दिल्ली के जब और इलाकों में आप इतना सुविधा दे रहे हैं तो उतने ही इज़्ज़तदार शहरी या अनथराइज इलाकों में रहने वाला भी है। ऐसा नहीं है ग्रेटर कैलाश की गलियां ही साफ़ होंगी या पंडारा रोड की गलियां जो हैं वो बिल्कुल चमकेंगी और जनकपुरी साफ़ रहेगी और आपका सरोजनी नगर साफ़ रहेगा, लेकिन मुस्तफाबाद तो कौन साफ़ करेगा? आप सीमापुरी की जो गलियां उन्हें कौन साफ़ करेगा? सीलमपुर जाफराबाद की गलियों कौन साफ़ करेगा? ओखला का जो बटला हाउस एक्सटेंशन है उसे कौन साफ़ करेगा? शाहीन बाग कौन साफ़ करेगा? तो ये जो दोहरा रवैया है सरकारों को सब पता है, लेकिन उनको कोई अभी तक चैलेंज नहीं कर रहा था, क्योंकि वो समझती हैं कांग्रेस और वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे में समझती हैं। नहीं, ज़्यादा मत सिखाओ, सिर्फ वोट ले लो, इनके पास मुतबादिल तो है नहीं। और मुसलमानों के साथ तो एक और इन्होंने उनकी कमज़ोरी पकड़ी हुई है। ये कई मरतबा मुख्यमंत्री ने भी कहा ये बात अपनी ज़बान से कि मुसलमान डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं देता, मुसलमान को अपना भला चाहिए नहीं, मुसलमान को सिर्फ बीजेपी हरानी है। हमने उनसे तब भी कहा था और हम फिर कह रहे हैं कि मुसलमान अब समझ चुका है। मुसलमान अब वो किसी हराने जिताने में के खेल में नहीं फंसेगा। अब मुसलमान खुद जीतना चाहता है। मुसलमान चाहता है कि उसके इलाकों का डेवलपमेंट हो, मुसलमान चाहता है कि उसका ख़ानदान, उसके बच्चे सेहतमंद हो, मुसलमान चाहता है कि उनका मुस्तक़बिल महफूज हो, मुसलमान चाहता है कि वो भी एक इज़्ज़तदार शहरी की तरह इस हिंदुस्तान की तरक्की में बराबर का हिस्सेदार हो। कलीमुल हफीज़ साहब, कलीमुल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बारीकी से अपनी राय भी रखी और मजलिस की जो मजबूती है, अगर वो सत्ता में रहती है तब भी वो उसी दमखम से लोगों की आवाज़ों को उठाती रहेगी जैसे वो उठा रही है, और अगर सत्ता में नहीं भी रहती है तो तमाम विपक्ष की पार्टियों को मजबूर कर देगी उन मुद्दों को उठाने के लिए जिसके लिए मजलिस हमेशा जानी जाती है।